4 जून से 7 जून 1942 के बीच लड़ा गया मिडवे का युद्ध इतिहास के सबसे निर्णायक नौसैनिक युद्धों में से एक माना जाता है। इसने प्रशांत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे शक्ति संतुलन जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो गया। पर्ल डिफीट पर विनाशकारी हमले के ठीक 6 महीने बाद इंपीरियल जापानी नौसेना ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े पर एक और करारा प्रहार करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य मिडवे एटोल, प्रशांत महासागर में एक स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण आइलैंड बेस। मिडवे एटोल प्रवाल द्वीपों की एक छोटी सी अंगूठी का बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व था। यह द्वीप समूह, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी के रूप में उभरा। जापान और हवाई के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित मिडवे एटोल ने प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक आदर्श सैन्य अड्डा बना दिया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी के रूप में कार्य करता था। यहां से अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और जापानी आक्रमणों का मुकाबला किया। मिडवे से अमेरिकी सेना जापान के फैलते साम्राज्य को धमकी देते हुए प्रशांत क्षेत्र में गहराई से शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। इस चौकी ने अमेरिकी सेना को रणनीतिक लाभ प्रदान किया, जिससे वे जापानी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। पर्ल हार्बर हमले के सूत्रधार जापानी एडमिरल इसोरोकू यामामोतो ने मिडवे के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने समझा कि मिडवे पर कब्जा करने से जापान को प्रशांत महासागर में निर्णायक बढ़त मिल सकती है। उनका मानना था कि मिडवे पर कब्जा करने से अमेरिकी प्रशांत बेड़े को एक निर्णायक लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसे जापान जीत सकता है। इस योजना के तहत जापानी नौसेना ने मिडवे पर एक बड़े हमले की तैयारी की, जिससे प्रशांत महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता था। जापानियों को पता नहीं था कि अमेरिकी कोड ब्रेकर ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने जापानी नौसैनिक कोड JN-25 को आंशिक रूप से समझ लिया था। इस खुफिया तख्ता पलट ने अमेरिकियों को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। प्रशांत बेड़े के कमांडर इन चीफ एडमिरल चेस्टर निमित्ज को नियोजित जापानी हमले की तारीख, समय और स्थान का पता था। इस पूर्व ज्ञान के साथ निमित्ज एक घात तैयार कर सकते थे, जो अनसुने जापानी बेड़े पर भारी पड़ सकता था। अमेरिकी बेड़ा, हालांकि संख्या में कम था, तैयार था। 3 विमान वाहक USS एंटरप्राइज, USS हॉर्नेट और USS यॉर्कटाउन कोरल सागर की लड़ाई में क्षतिग्रस्त लेकिन जल्दबाजी में मरम्मत की गई, ने अमेरिकी सेना का मूल गठन किया। एडमिरल निमित्ज ने इन वाहकों को मिडवे के उत्तर पूर्व में एक स्थान पर भेजा, जो आ रहे जापानी बेड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे। भाग 5, एक घातक दोष। जापान का अति आत्मविश्वास और धारणाएं। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल पर अत्यधिक भरोसा किया, जो अंततः उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। जापानी अपनी जीत के सिलसिले में आश्वस्त ने एक गंभीर गलत अनुमान लगाया। उन्होंने सोचा कि उनकी हर योजना अचूक है और दुश्मन को हराने में सक्षम है। उन्होंने अमेरिकी बेड़े की ताकत को कम करके आंका, यह मानते हुए कि यह अभी भी पर्ल हार्बर से उबर रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि अमेरिकी नौसेना ने तेजी से पुनर्निर्माण और पुनर्गठन किया था। इसके अलावा उन्होंने यह मान लिया कि आश्चर्य का तत्व उनके पक्ष में था। जापानी नेतृत्व ने सोचा कि उनके हमले अप्रत्याशित होंगे और दुश्मन को चौंका देंगे। यामामोतो की योजना जटिल थी, जिसमें मिडवे पर कई बेड़े अभिसरण कर रहे थे। यह
ये सर्वे, यह योजना इतनी विस्तृत थी कि इसमें कई चरण और समन्वय की आवश्यकता थी। हालांकि इस जटिलता ने कमजोरियों को भी जन्म दिया। जटिल योजनाओं के कारण जापानी सेना को कई लॉजिस्टिकल और समन्वय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जापानी बेड़े के बीच संचार समस्याग्रस्त था, जिससे बदलती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता बाधित हो रही थी। संचार की कमी ने उनके अभियानों को और भी कठिन बना दिया, जिससे अंततः उनकी हार हुई। भाग 6 द फर्स्ट साल्वोज, ओपनिंग शॉट्स एंड अर्ली एनकाउंटर। लड़ाई 4 जून 1942 की सुबह शुरू हुई। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्सों से जापानी विमानों ने मिडवे एटोल के खिलाफ एक शक्तिशाली हमला किया। आइलैंड की रक्षा हालांकि बहादुर थी, अभिभूत थी। हालांकि अमेरिकी विमान पहले से ही हवा में थे, जापानी बेड़े पर पलटवार कर रहे थे। शुरुआती अमेरिकी हमले असंगठित थे और भारी विमान रोधी आग से मिले थे। कई अमेरिकी टॉर्पीडो हमलावरों को मार गिराया गया। उनके हमले जापानी वाहकों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। भाग 7 ए डांस ऑफ डेथ, एरियल कॉम्बैट ओवर द पैसिफिक। मिडवे के ऊपर का आसमान हवाई युद्ध के एक चक्करदार तूफान में बदल गया। जापानी जीरो लड़ाकू विमान फुर्तीले और एम्बुशर अमेरिकी संरचनाओं में घुस गए। अमेरिकी लड़ाके हालांकि कम चलने योग्य, साहस और दृढ़ता के साथ वापस लड़े। लड़ाई जारी रही। कोई भी पक्ष निर्णायक लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं था। भाग 8 टर्निंग द टाइड, द डेवस्टेटिंग ब्लो ऑन जापानीज कैरियर्स। सुबह 10:22 पर लेफ्टिनेंट कमांडर वेड मैक्लस्की के नेतृत्व में यूएसएस एंटरप्राइज के अमेरिकी डाइव बॉम्बर का एक समूह जापानी बेड़े के ऊपर दिखाई दिया। जापानी वाहक उनके डेक विमान से भरे हुए थे, जो मिडवे पर एक और हड़ताल की तैयारी कर रहे थे। पूरी तरह से सरप्राइज चकित थे। अमेरिकी डाइव बॉम्बर अपनी से की साथ की पत्तान पड़ती, अपनी पीठ पर सूरज के साथ अपने लक्ष्यों की ओर झुक गए। उनके बमों ने अपना निशान पाया। जापानी वाहक अकागी, कागा और सोर्यू में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। भाग 9 एक भारी कीमत, नुकसान और लड़ाई के बाद मिनटों में 3 जापानी वाहक आग की लपटों में घिर गए, जो विस्फोटक अयुद्ध और जलते हुए विमानन ईंधन के नरक में तब्दील हो गए। जापानी वाहक हिर्यू को बाद में अमेरिकी विमान ने पकड़ लिया और डुबो दिया। मिडवे की लड़ाई एक शानदार अमेरिकी जीत थी, लेकिन यह एक कीमत पर आई। यूएसएस यॉर्कटाउन डूब गया था और कई विमान और बहादुर वायु सैनिक खो गए थे। भाग 10 टर्निंग पॉइंट, मिडवे का इंपैक्ट ऑन द पैसिफिक वॉर। मिडवे की लड़ाई, जो जून 1942 में लड़ी गई थी, ने प्रशांत महासागर में युद्ध के पाठ्यक्रम को बदल दिया। मिडवे प्रशांत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस निर्णायक लड़ाई ने अमेरिकी नौसेना को जापानी आक्रमण को रोकने का अवसर दिया। 4 जापानी बेड़े के वाहकों का विनाश, जो जापानी नौसेना की रीढ़ थे, ने उनके युद्ध प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। उनके अनुभवी वायुकर्मियों के साथ, जिनकी युद्ध कौशल और अनुभव महत्वपूर्ण थे, का नुकसान जापानी नौसेना के लिए एक बड़ा झटका था। जापानी नौसेना के लिए एक गंभीर झटका था। इस हार ने जापान की आक्रामक रणनीति को कमजोर कर दिया और उन्हें रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया। प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल गया। अमेरिकी नौसेना ने अपनी ताकत को पुनः स्थापित किया और प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। मिडवे में अमेरिकी जीत ने आत्मविश्वास बहाल किया और मनोबल को बढ़ावा दिया, जिससे सैनिकों और नागरिकों दोनों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और मनोबल को बढ़ावा दिया, दोनों घर और अग्रिम पंक्तियों पर। इस जीत ने अमेरिकी जनता को भी प्रेरित किया।
और युद्ध के प्रयासों में उनका समर्थन बढ़ाया। दोनों घर और अग्रिम पंक्तियों पर सैनिकों ने अपने परिवारों को पत्र लिखे और उनके प्रियजनों ने उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन भेजा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब आक्रामक पर है, ने अपना लंबा और कठिन द्वीप होपिंग अभियान शुरू किया, जो प्रशांत महासागर में जापानी कब्जे वाले द्वीपों को एक एक करके मुक्त करने का प्रयास था। ने अपना लंबा और कठिन द्वीप होपिंग अभियान शुरू किया, जो अंततः जापान की हार का कारण बना। इस अभियान ने अमेरिकी सेना को जापानी रक्षा को तोड़ने और उनके कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में मदद की, जो अंततः जापान की हार का कारण बना। मिडवे की लड़ाई दोनों पक्षों में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी गई, खुफिया के रणनीतिक महत्व और युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। दोनों पक्षों में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी गई, खुफिया के रणनीतिक महत्व और कोड ब्रेकर्स की भूमिका को उजागर किया, जिन्होंने जापानी योजनाओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ने वाले पुरुषों की बहादुरी और युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। इस लड़ाई ने दिखाया कि कैसे साहस, रणनीति और संकल्प युद्ध के परिणाम को बदल सकते हैं, और युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण है। मिडवे की लड़ाई ने यह भी सिखाया कि युद्ध में कुछ भी निश्चित नहीं होता और हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।